ये बुक हमको हमारी एक टेक्स्ट बुक की जैसे है। इस बुक को हमें पूरा पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड, और दिमाग में बैठा लेना है। ये बुक ही हमारी टेक्स्ट बुक है, इसको हम पूरा पढ़ लेंगे तो हमारे को एक्यूपंक्चर समझ में आ जाएगा, कम से कम थ्योरेटिकली आ जाएगा। फिर प्रैक्टिकली मैं करा दूंगा आगे बाकी क्लिनिक में बैठ के। चलिए, तो एक्यूपंक्चर जो वर्ड है वो अपने आप में एक अलग तरह का वर्ड है। कई लोग समझ नहीं पाते कि एक्यू क्या होता है, पंक्चर क्या होता है, क्या चीज पंक्चर करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें गंदा खून निकाल देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नसों में लगा देते हैं सुइयां, कुछ लोग सोचते हैं कि इससे गंदी हवा निकल आती है अंदर से बाहर, ऐसा सुनने में आता है। पेशेंट भी हमसे आके पूछता है जी क्या करते हो, गंदा खून निकालते हो, नसों में सुई लगा देते हो, जबकि ये सारी बातें गलत है। एक्यूपंक्चर में ना तो गंदा खून निकालते हैं, कोई गंदा गंदा खून अच्छा खून नहीं होता, ना कोई हवा भरी होती बॉडी में वो निकालते हैं, ना ही कोई नसों में सुई लगती है। निडल जो लगती है वो एक्यूपंक्चर पॉइंट पे लगती है। स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिनको एक्यूपंक्चर पॉइंट कहते हैं। तो जैसे इंडिया में आयुर्वेद का डेवलपमेंट हुआ, उसी समय चाइना में एक्यूपंक्चर का डेवलपमेंट हुआ साइड बाय साइड। आयुर्वेद भी लगभग 3500 साल पुरानी थेरेपी है और एक्यूपंक्चर भी लगभग 3500 साल पुरानी थेरेपी, रिटन रिकॉर्ड है। दूसरी बात क्या है कि एक्यूपंक्चर भी दुनिया भर में पॉपुलर हुआ, आयुर्वेद भी दुनिया भर में पॉपुलर है। इसके अलावा दोनों में डिफरेंस भी है कि आयुर्वेद में दवाई देते हैं, एक्यूपंक्चर में दवाई नहीं देते। किसी तरह की कोई हर्ब खाने के लिए या पीने के लिए कोई केमिकल वगैरह नहीं दिया जाता। बिना दवाई का, बिना केमिकल का, बिना हर्ब का इलाज है। तो एक्यूपंक्चर एक बहुत ब्रॉड टर्म में यूज की जाती है, जिसका मतलब हम ब्रॉड टर्म, अम्ब्रेला टर्म कहते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, TCM। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में एक्यूपंक्चर, हर्बल मेडिसिन, कपिंग थेरेपी, मॉक्सिब्यूशन, सर्जरी, ये सारी चीजें आती है। तो हम यहाँ पर एक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी और मॉक्सिब्यूशन, 3 चीजें पढ़ेंगे। हिम्मत सिंह जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो क्यों ऑफ करके बैठ जाते सब लोग? बंद करें क्लास का? तो एक्यूपंक्चर में मेडिसिन नहीं होती, ये आपको पता लग गया। 4 चीजें इसमें मैंने बताई, एक्यूपंक्चर, मॉक्सिब्यूशन, हर्बल। और एक्यूपंक्चर के अंदर डायग्नोस करने के इसके अपने अलग तरीके हैं, जैसे कि देखकर, सुनकर, पल्स लेकर, ये सब एग्जामिनेशन करने के तरीके होते हैं। एक्यूपंक्चर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है नीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना चाहिए। NEIJING, नीजिंग, नीचिंग भी बोलते हैं, CHING भी बोलते हैं। नीचिंग इज द ओरिजिनल बुक। ये फेंग शुई एक्यूपंक्चर वहीं से डेवलप हुआ है। तो नीचिंग इसकी बुक है।
धीरे धीरे एक्यूपंक्चर का, जब पहले एक्यूपंक्चर बर्बाद हो गया वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आके, फिर धीरे धीरे एक्यूपंक्चर को रिवाइव किया गया। राम जी आप भी अपना वीडियो बंद कर दो यार, सभी ने वीडियो बंद कर रखा है, बिना वीडियो के ही पढ़ा करेंगे अब सब, कोई खोलता ही नहीं है। धीरज ने पहले ही कह दिया था मुझे, लेकिन हिम्मत सिंह जी भी बंद करके बैठ गए, सब वीडियो बंद करके बैठ जाओ, ठीक है। अब अपना सब वीडियो बंद करके बैठ जाते हैं। मुझे ये बताओ मैं क्या किससे बात करूंगा, मैं तो फिर फोन पे बात कर ले करूंगा। ऐसे तो समझ नहीं आएगा गुरुजी। हाँ तो फिर यार आप हिम्मत सिंह जी, आप हिम्मत जी, आप अपना वीडियो बंद करके चले गए। धीरज ने तो आज मुझे बोल दिया, चलो उसकी प्रॉब्लम है धीरज की। हिम्मत सिंह भी अपना वीडियो बंद करा चलते बने, वो है भी नहीं मेरे को लग रहा है यहाँ पे, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर हाँ रहे हैं नहीं ना, गुरुजी। ऑडियो वीडियो सब बंद करके चले गए। तो यार ऐसे ऑक्यूपाइड करके चले जाओगे फिर क्या फायदा, मैं कल को फिर बोलूंगा, फिर वही बात होगी, ऐसे इतनी सीरियसनेस। चलो जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा, क्या करें। चलो मेरे को लगता है हिम्मत सिंह इज नॉट हियर, वो अपना मोबाइल पे ऑन करके अपना चल दिए कहीं, अभी तक उन्होंने सुनी नहीं बात, वो है ही नहीं आप। अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, WHO ने एक लिस्ट दी हमें जो ये बताती है किन किन बीमारियों में एक्यूपंक्चर बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है। और वो लिस्ट आपको मैं दे भी दूंगा, लिस्ट बुक में भी है। जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सारी बीमारियों में, रेस्पिरेशन में, आई डिसऑर्डर में, ईयर डिसऑर्डर में, ये सब बीमारियों में, यूटीआई में, यहाँ तक कि कैंसर तक में एक्यूपंक्चर ने बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स दिए। और हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें एक्यूपंक्चर कारगर ना हो। कुछ लोग सोचते हैं कि ये दर्द वर्द में ज्यादा काम आती है, ये बहुत ही नैरो व्यू है, बहुत ही ज्यादा नैरो व्यू लोगों का मार्केट में, सोसाइटी में फैला हुआ है कि एक्यूपंक्चर दर्द के लिए काम आती है। एक्यूपंक्चर सिंपल फीवर में आप 15 मिनट के अंदर फीवर उतर जाता है। कोरोना के केस में भी एक्यूपंक्चर इफेक्टिव है। ऑफ कोर्स आप रिस्क नहीं ले सकते, आपके पास पीपी किट नहीं है, आप पेशेंट ट्रीट नहीं कर सकते, आपको इतनी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेफिक्र होके ट्रीटमेंट लगाइए, फीवर का ट्रीटमेंट लगाइए, DU14, LI11। अभी तो खैर आप नहीं लगा सकते, लेकिन एक्यूपंक्चर बहुत इफेक्टिव है कोरोना के केस में। छोटे मोटे इन्फेक्शन में, जुकाम में, खांसी में, इन सब चीजों में ये इफेक्टिव है एक्यूपंक्चर। तो हर तरह की बीमारी के अंदर एक्यूपंक्चर इफेक्टिव है। ये कॉन्सेप्ट जो है पेशेंट्स के मन से, सोसाइटी में बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि एक्यूपंक्चर जोड़ों के दर्द के लिए या नसों के पेन के लिए होता है। एक्यूपंक्चर की शुरुआत मैंने जैसे बताया 2,500-3 हजार साल पहले एक्यूपंक्चर की शुरुआत हुई, और ये इसके पीछे एक हिस्ट्री है। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी एक्यूपंक्चर के बारे में, एक कहानी है। एक बार युद्ध हो रहा था, तो उसने जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, यानी कि जो युद्ध बंदी होते हैं, उनको पकड़ लिया और राजा ने आज्ञा दी कि इसको भाले से मार दिया जाए। तो जब एक युद्ध बंदी को, प्रिजनर ऑफ वॉर को पकड़ के मारा गया, भाला मारा गया, तो वो चिल्लाया कि मुझे दिखाई देने लगा। तो ये बड़ी विचित्र घटना हुई कि किसी को भाला मारा गया और उसकी आंखें वापस आ गई। तो राजा ने आज्ञा दी कि भाई इसको छोड़ दिया जाए। लोगों ने भी कहा चिल्ला चिल्ला कर कि इस पर भगवान खुश है, इसको छोड़ देना चाहिए। और उसको छोड़ दिया। बड़ी छोटी सी घटना थी, लेकिन राजा के दिमाग में ये बात घर कर गई कि इसके पीछे का कारण पता लगाना चाहिए। और उसने अपने सभी
जो उस जमाने के पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, उनको कहा कि भैया आप इसका रीजन पता लगाइए। तब उन्होंने उसी जगह पर और भी अंधे लोगों को मार मार के देखा, तो देखा कि सबकी आंखें आ गई, सबको दिखाई देने लगा, तो वो पॉइंट नोट कर लिए गए। इसी तरह से जो और भी बंदी थे उनको जगह जगह भाले मार मार के देखा गया कि कहाँ से उनको बीमारी ठीक होती है, और उसको नोट कर लिया गया। इस तरह से एक्यूपंक्चर की शुरुआत हुई। फिर उन्हीं पॉइंट्स पर मारा जाता था। किसी की आंख खराब होती थी तो उसी पॉइंट्स पर बार बार कोई शार्प चीज से मारा जाता था। इसी को एक्यूपंक्चर किया गया, यानी कि किसी शार्प चीज से मारना किसी जगह पे, वो एक्यूपंक्चर है। ठीक है, तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी और इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस चीज को डेवलप होने में। ये कोई ऐसे डेवलप नहीं हो गई कि रात को एकदम आदमी उठा, उसको सपना आया कि ये मेरिडियन है, ये पॉइंट है, चलो जी लिख दो। हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं कि पंक्चर डेवलप हुआ, तब हुआ है। इतने लोगों ने कष्ट सहा है। समझ रहे हैं आप? ये जो आज हमको रिफाइंड फॉर्म में चीजें मिल रही है ना, ये इसके पीछे हजारों लाखों लोगों का बलिदान छुपा हुआ है। और ऐसी आयुर्वेद, ऐसी होम्योपैथी में भी लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई दवाइयों को प्रूव करने में। होम्योपैथी की भी ऐसी स्टोरी है, लोग खा खा के दवाई देखते थे और फिर देखते थे कई तो मर जाते थे। ऐसी एक्यूपंक्चर में है, दो उनको चुबा चुबा के देखा गया कहाँ पर कौन सी बीमारी का फायदा हो रहा है, और ऐसे हजारों आदमियों के ऊपर जब सेम रिजल्ट आया तब उसको मान लिया गया कि ये इस बीमारी के लिए इफेक्टिव है। इस तरह से पूरे मेरिडियन को मैप किया गया, पूरे मेरिडियन को निकाला गया, पूरे मेरिडियन में पॉइंट्स को लोकेट किया गया। इस तरह से एक थेरेपी का इजाद हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जिसको आगे चल के एक्यूपंक्चर कहा गया। तो एक्यूपंक्चर थेरेपी कोई ऐसे नहीं है कि एक दिन में डेवलप हुई है, हजारों साल लगे इसको। आज यहाँ तक पहुंच गए हैं हम। मॉडर्न व्यू भी इसका भी मैं बताऊंगा कि क्या मॉडर्न साइंटिफिक इसकी थ्योरीज हैं, कौन कौन सी थ्योरी इसके लिए एप्लीकेबल हैं, और मॉडर्न साइंस क्या कहती है। आज एक्यूपंक्चर पॉइंट को डिटेक्ट करने की मशीनें बन गई हैं, एक्यूपंक्चर स्कोप्स आ गए हैं, जहां पर आप पॉइंट के ऊपर वो मेरिडियन के सेंसर को लगाइए और वो लाइट जल जाती है मशीन की। तो पहले ऐसा नहीं था। शुरू में तो ये माना गया था कि ये प्लेसिबो इफेक्ट है, ऐसी कोई मेरिडियन नहीं होते। लेकिन अब प्रूव हो गए हैं कि मेरिडियंस होते हैं, साइंटिफिकली प्रूव हो गए हैं, तभी तो मशीन बनी है। और अब तो इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं। बायोवेल करके एक सॉफ्टवेयर आता है, अगर आपको खरीदने का मौका मिले। हम जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ वहां पे हमारे पास बायोवेल सॉफ्टवेयर है, 1 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर में पूरा मेरिडियन निकल के आ जाता है, कौन से मेरिडियन में क्या बीमारी हो रही है इसको। सिर्फ फिंगर टच करते हैं ऐसे और वो पूरा मेरिडियन मैप करके आपको रिपोर्ट दे देता है 40-50 पेज। इतनी ज्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस एक्यूपंक्चर में आ गए हैं। इतने साइंटिफिक एविडेंसेस अभी आयुर्वेद में भी नहीं है, किसी भी थेरेपी में नहीं है। तो हिम्मत सिंह जी इस बात को पूरा सुन पाते, मैं अब इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा बार बार। हिम्मत सिंह जी आप हो यहाँ पे, सुन रहे हो? हाँ हूँ बोल सकते हो। तो ये तो एक व्यू हो गया। दूसरा व्यू आगे चल के क्या कहता है, हमारे कितने मेरिडियंस हैं? आप लोगों को पता है कितने मेरिडियंस इस तरह से डिस्कवर हुए हमारे शरीर में? टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस किसी को पता है? टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस हैं 12 मेरिडियंस हैं, और 2 एक्स्ट्रा मेरिडियंस हैं जिसको सीवी और डीयू बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। क्लास मिस करने से फिर आगे का सारा खत्म हो जाता है। मैंने इसीलिए आज नए सिरे से शुरू किया, हिम्मत सिंह के लिए ही,
क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे भी ज्वाइन करना, और ये बिल्कुल चलेगा यहाँ से, इसको बस लगा के यहाँ पे कनेक्ट करके। समझ नहीं आया मुझे। तो 12 मेरिडियंस हैं, 12 मेरिडियंस हैं और 2 एक्स्ट्रा मेरिडियन है। हिम्मत सिंह जी आप यहीं पे हैं, चले गए? आवाज नहीं आ रही। ऑडियो ऑडियो आप, आवाज नहीं। अब वीडियो ऑन रखो, ऑडियो वीडियो ऑडियो ऑन रखो आप। तो टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन है 12 और 2 14, 14, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन है जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेजल ईओवी बोला जाता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये जो 12 मेरिडियंस हैं इनको लिख लीजिए। सबसे पहला मेरिडियन लंग्स मेरिडियन, LU। पेरिकार्डियम, हार्ट। LU के सामने लिखिए LI, लार्ज इंटेस्टाइन। पेरिकार्डियम के सामने लिखिए सेंजियाओ, SJ। और हार्ट के सामने लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कितने हो गए? 3 और 3 6। तो लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं ये यिन मेरिडियन है, और जो राइट साइड में लिखे हैं ये यांग, YANG, यांग मेरिडियन है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, इसमें आपको लिख देता हूं। लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, सेंजियाओ, हार्ट। हार्ट को HR या HT लिखते हैं, कभी कभी HT लिखते हैं, HT हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप इसको समझ जाएंगे। स्प्लीन, स्टमक, किडनी, किडनी के, और यूरिनरी ब्लड। ये जो यिन साइड के मेरिडियन है इनको यिन बोलते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यिन, यांग। ये दो तरह के हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, यिन और यांग। ये क्या होते हैं अभी यिन यांग का कॉन्सेप्ट करेंगे हम, आज ही टाइम मिलेगा तो आज ही करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। ये हमारे बेसिक मेरिडियंस हैं, इसको हमें समझना चाहिए। कुछ इसकी स्लाइड्स बना के रखूंगा कल मैं, तो स्लाइड्स पे करा दूंगा। इनको याद रखिए, ये हमारे मेरिडियन है। लंग, लंग का यांग है लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम सेंजियाओ, हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर। 6 यिन है, 6 यांग है, और 2 एक्स्ट्रा मेरिडियन कौन से होते हैं वो भी मैं लिख देता हूं। 2 एक्स्ट्रा मेरिडियन होते हैं, ये एक्स्ट्रा मेरिडियन होते हैं CV, कॉन्सेप्शन वेजल, और DU या GV, गवर्निंग वेजल। GV, गवर्निंग वेजल, कैपिटल में लिखिए इसको। CV, गवर्निंग वेजल। इस तरह से ये हमारे टोटल मिला के 14 मेरिडियंस हो गए। ये 14 मेरिडियंस पर ही टोटल ट्रीटमेंट किया जाता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लंग का यांग लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रटा होना चाहिए एकदम दिमाग के अंदर, साफ क्लियर। ये आप अपना कॉपी बना के अपने बेडरूम में चिपका दो, ये याद होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपसे बोला जाए लिवर का यांग ऑर्गन, यांग मेरिडियन क्या है, तो एकदम से दिमाग में आना चाहिए गॉल ब्लैडर। कोई सोच विचार नहीं, ये दिमाग में छप जाना चाहिए, पिक्चर बन जानी चाहिए।
किडनी का यूरिनरी ब्लैडर है, स्प्लीन, स्टमक, लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, सेंजियाओ, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, एकदम रटा होना चाहिए। तो टोटल कितने मेरिडियन? लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक एक मेरिडियन को पढ़ना है, उसकी क्वालिटी को पढ़ना है और उनके पॉइंट्स को पढ़ना है, और किस पॉइंट की क्या वैल्यू है, किस काम आता है, क्या उसकी एफिकेसी है, कितनी उसमें डेप्थ होती है। हर पॉइंट की एक डेप्थ है, उस डेप्थ से ज्यादा निडल हमें नहीं लगानी। यिन यांग का मतलब सर? हाँ हाँ, यिन यांग, पहले यिन यांग क्लियर कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। आइए आज आपको अंडे का फंडा सिखाते हैं। अंडा पहले हुआ कि मुर्गी पहले हुई? अंडा पहले हुआ कि मुर्गी पहले हुई? ये किसी को नहीं पता। ये सब सोचने विचारने में लगे हुए हैं कि पहले अंडा बना के पहले मुर्गी बनी। तो यिन यांग भी ऐसा ही है। आपने देखा होगा, मैं यिन यांग का सिंबल आपने कहीं देखा होगा। कहाँ पे देखा होगा? एक तो सत्यम शिवम सुंदरम बना आता था दूरदर्शन का, वो सिंबल याद है? पुराने जमाने का सत्यम शिवम सुंदरम, आप लोगों ने नहीं देखा होगा शायद। अच्छा, आपने पेप्सी का सिंबल देखा होगा। अच्छा, आपने पेप्सी का भी सिंबल नहीं देखा, तो मैं एक सिंबल दिखाता हूँ आपको। वो है हमारा यिन यांग। निकालता हूँ मैं, बुक में से निकाल के दिखाता हूँ। यिन यांग का सिंबल दिखाता हूँ। ओम का सिंबल तो जानते हो ना? ओम जो है सिंबल है एक किस चीज का? यूनिवर्स का, कंप्लीशन का, कंप्लीट होने का, किसी चीज के पूरा होने का, परमात्मा का सिंबल है। उसी तरह से यिन यांग सिंबल शो करता है दुनिया में हर चीज कंप्लीट है, दो भागों में विभक्त है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। वो दो पार्ट हैं यिन और यांग। वो दो चीजें हैं आदमी और औरत, मेल और फीमेल। हर चीज के दो हिस्से हैं, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दिन रात, गंदा अच्छा। जो कोई भी चीज अकेले में एग्जिस्ट नहीं करती, वो दो चीजों में एग्जिस्ट करती है। अगर ऊपर है तो उसका नेगेटिव पार्ट नीचे भी होगा। अगर मेल है तो वहां पर फीमेल भी है। हर जीव जंतु में दो हिस्सों में डिवाइडेड है, हर चीज दुनिया की दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक चीज नहीं है, कोई भी अकेली चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट भी बाद में जाके गलत साबित हुआ, क्योंकि हर चीज दो नहीं है बल्कि हर चीज तीन है। तो अभी यिन और यांग, तो आपने बीमारी को भी यिन और यांग में डिवाइड करना होता है। जो नई बीमारी होती है वो यांग होती है, यांग, YANG, यांग। और जो पुरानी बीमारी होती है वो यिन होती है। आप ऐसे याद रखो, जो आदमी होता है वो यांग है। आदमी कैसा होता है? आदमी शक्तिशाली होता है, गुस्सेबाज होता है, जल्दी गुस्सा आता है, दोस्ती भी आदमी लोग जल्दी कर लेते हैं, बातें जल्दी भूल जाते हैं। औरतें यिन होती हैं, उनकी लड़ाई भी कम होती है, और होती है तो फिर दुश्मनी ज्यादा पाल लेती हैं औरतें एक दूसरे से, फिर बात नहीं करती आसानी से। आदमी जल्दी से भूल जाता है अपनी लड़ाई को और दोस्ती कर लेता है। लेकिन औरतें यिन टाइप होती हैं, आसानी से भूलती नहीं है अपनी परेशानी को, अपना अपमान, अपनी बुराई, ये आसानी से भूल नहीं पाती, वो दिमाग में बैठा लेती है। तो यिन क्या है? फीमेल। मेरे को इसमें यिन यांग का सिंबल नहीं मिल रहा। चलो अगली बार मैं ये सब चीजें आपके लिए निकाल के रखूंगा, बेसिक बेसिक सी चीजें, ताकि आपको समझ में आए और ज्यादा गहराई से।
अभी फिलहाल इसका टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है, दोबारा से कनेक्ट हो जाइए। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ 2 मिनट में, उसके बाद आपने दोबारा से कनेक्ट होना है। तो यिन यांग का सिंबल मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा सब जगह लगा रहता है। अभी बाई चांस इसमें मेरे को नजर नहीं पड़ रहा बुक में, मैं सारी बुक ढूंढना। तो यिन यांग, जैसे कि अब इसको एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो जाइए फटाफट से। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल।